साथियों, थंबनेल आप देख चुके हो। थंबनेल में लिखा है कि हमने आर्बिट्रेशन नोटिस का रिप्लाई दे दिया, ऑब्लिक ऑब्जेक्शन दे दिया, फिर भी अवार्ड पास हो जाता है। क्या ये कानूनन सही है? अब ये एक चर्चा का विषय है और आज इस पर हम अपनी राय रखेंगे कि आर्बिट्रेशन रिप्लाई करने के बाद भी यदि अवार्ड पास हो गया तो वह कानूनन सही भी है, लेकिन किन परिस्थितियों में इस चीज को आपको जानना जरूरी है। साथ ही अक्सर हमारे दर्शकों के सवाल रहते हैं कि सर आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई है वह कितनी ईएमआई बाउंस होने के बाद होनी चाहिए। तो यहां पे हम कभी कभी कमेंट्स के अंदर मजाकिया रिप्लाई देते हैं कि कुछ एनबीएफसी का बस चले ना तो लोन देने से पहले ही आर्बिट्रेशन की कार्रवाई कर दे। यह मजाकिया जरूर है, लेकिन हकीकत यह है कि कई एनबीएफसी कंपनियां केवल एक ईएमआई बाउंस होने पर, सिंगल वन ईएमआई बाउंस होने पर आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देती है। इसलिए आप ये कतई ना सोचें कि आर्बिट्रेशन कंपनियां 6 महीने इंतजार करेगी, 12 महीने इंतजार करेगी। उनको येन केन प्रकार इन साम दाम दंड भेद अर्थनीति हर एक के अनुसार वह अपनी कार्रवाई करती है। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको अपने घर पे आई प्रत्येक रजिस्टर्ड पोस्ट को एक्सेप्ट करना है। आपको अपने आने वाली ईमेल आप चेक करनी है। मेल में आपको इनबॉक्स भी देखना है और स्पैम फोल्डर भी देखना है। अक्सर स्पैम फोल्डर के अंदर भी इस प्रकार के आर्बिट्रेशन के मेल आ जाते हैं। हमारे एक बंदे ने ये कहा कि सर हमारे तो प्रमोशन में आ गया। तो आप अपने जो मेल फोल्डर है उनको अच्छी तरीके से चेक करते रहिए। इसके बाद अपने व्हाट्सएप मैसेज और अपने टेक्स्ट मैसेज में कोई लिंक आए तो उनको जरूर देखते रहिए। और ये बिना कंपनी के नाम के जो डरावने मैसेज होते हैं कि घर पे नोटिस चस्पा कर देंगे, प्रॉपर्टी अटैच कर देंगे, 30,000 की कोर्ट में कार्रवाई होगी, एडवोकेट रणवीर सिंह पुलिस टीम के साथ आएंगे, तो इनको तो आप हवा में उड़ाओ, क्योंकि सारे फालतू लोग हैं, टाइम वेस्टिंग लोग हैं। इनके मैसेज देखना, जैसे मैसेज को ब्लॉक भी कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये रिकवरी एजेंट के बड़ी बनाई साजिश और रिकवरी हरेसमेंट है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है कि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया और आपने रिप्लाई दे भी दिया, तो भी आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया। तो ये कब सही है? पहली बात बता रहा हूं कब सही है। पहली बात तो यह तब सही है कि जब इन्होंने आपको मेल किया 1 तारीख को, आपको कहा कि 15 तारीख को आपको जवाब देना है। आप जनाब ने मेल को इग्नोर कर दिया और आपने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर दिया, तो बिल्कुल आपने कोई ऑब्जेक्शन, कोई रिप्लाई दिया ही नहीं, तो वो कानूनन सही है। दूसरी बात है कि आपको 1 तारीख को रजिस्टर्ड पोस्ट प्राप्त हुई, आपको 12 तारीख को अपना रिप्रेजेंटेशन करना था और आपने अपना जवाब बना के भेजा 14 तारीख को। तो जाहिर सी बात है कि वो डेट आई नहीं। जिस डेट को आपको जवाब भेजना था उस डेट को आप जवाब भेज नहीं पाए, ऑब्जेक्शन अपना भेज नहीं पाए, और उन्होंने अपनी डिलीवरी रिपोर्ट ट्रैक करके ये रिपोर्ट में लिख दिया कि आपको 4 तारीख को नोटिस प्राप्त हो चुका है। ऐसी कंडीशन में भी यह अवार्ड कानूनन सही होगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्शन उन तक पहुंच नहीं पाया। ये बात अलग है कि उन्होंने 1 तारीख का नोटिस बनाया, आपको उन्होंने 11 तारीख को पोस्ट किया, नोटिस आपको 12 तारीख को ही मिला जिस दिन सुनवाई थी, या फिर नोटिस आपको 13 तारीख को मिला। ऐसी स्थिति में भी आपको रिप्लाई करना है, और करना है तो उस जगह इस चीज को लिखना है कि आपके द्वारा जो नोटिस भेजा गया उस पर यह तारीख थी, बावजूद आपने इस तारीख को पोस्ट किया जो मेरे को इस तारीख को मिला, तो कैसे मैं अपीयर हो सकता हूं, यह रिप्लाई आपको भेजना है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको अपना ऑब्जेक्शन भी साथ में क्रिएट करना है, नहीं तो वो सेकंड हियरिंग देंगे तो सेकंड हियरिंग पर भी आपको सेम रिप्लाई आपको फॉरवर्ड करना है। अब यह होता है कि उन्होंने आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा, आपने आर्बिट्रेशन का रिप्लाई बना के दिया
कि बिलाल मेरे घर में मेरी बीवी की तबीयत खराब है, पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, एनीवे कोई भी आपने कारण लिखा और आपने लिए लिखा कि इन विषम परिस्थिति के कारण मैं राशि का भुगतान नहीं कर पाया हूं, मुझे समय दिया जाए, तो यह जवाब गलत है। यहां भी कानूनन अवार्ड पास होगा क्योंकि आपने छिपी स्वीकृति, मौन स्वीकृति आपने प्रदान कर दी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सारे पॉइंट बताता जा रहा हूं। अब आर्बिट्रेशन का नोटिस आपको, सबसे पहले कंपनी का आर्बिट्रेशन का नोटिस आया मेल पर, आपने उसको इग्नोर किया। उन्होंने आर्बिट्रेशन चूज करने का नोटिस दिया, आपने उसको इग्नोर किया। उसके बाद आर्बिट्रेशन हियरिंग का नोटिस आया, आपने उसको भी इग्नोर किया और लगातार आपने इग्नोरेंस की है। और ऐसी कंडीशन में आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड वो पास कर देते हैं तो वो विदित होगा। कभी कभी क्या होता है कि हमको आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है और हम क्या करते हैं कि पूरा किसी से पूछकर सलाह लेकर हम आर्बिट्रेशन की आपत्ति पेश कर देते हैं। अब उसमें यह है कि आप रहने वाले मुंबई के हो और आपका आर्बिट्रेशन भी मुंबई में है, लेकिन आप अपने जवाब में ये लिख रहे हो कि आपका जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस की जा रही है वो मेरे स्टेट में नहीं की जा रही है, वह क्षेत्राधिकार में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप नोटिस को समझ ही नहीं पाए और नोटिस के अकॉर्डिंग आपने रिप्लाई सबमिट नहीं किया। ऐसी कंडीशन में अगर अवार्ड पास हो गया तो यह आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। रियल आपत्ति क्या होती है? रियल आपत्ति यह होती है कि कंपनी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, कंपनी ने आपसे परमिशन मांगी या आपको सूचना दी, तो आपने कानूनी आधारों पर अपनी असहमति को व्यक्त किया कि मध्यस्थता अधिनियम के अंदर जब मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया जाता है, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है, तो उसमें दोनों ही पक्षकार की सहमति होती है और इसमें मेरी सहमति नहीं है। मैं जहां रहता हूं वहां से जो आपने आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल मुझे बताया है वह 1700 किलोमीटर की दूरी है, तो यह क्षेत्राधिकार से भी परे है। मेरे द्वारा कंपनी के साथ कोई भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जहां तक मेरी जानकारी में है मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। जहां तक मुझे जानकारी में ऐसा है तो मुझे लोन के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की जाए। मैं आप आर्बिट्रेटर द्वारा की जा रही आर्बिट्रेशन प्रक्रिया में अपनी असहमति व्यक्त करता हूं और आर्बिट्रेशन एक्ट और सुप्रीम कोर्ट और माननीय कई उच्च न्यायालयों द्वारा इन मामले में नजीरें दी गई है, जजमेंट दिए गए, जहां स्पष्ट किया गया है कि किसी एक पक्षकार की असहमति होने पर दूसरा पक्षकार आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं कर सकता है। इस प्रकार के यदि आप आर्बिट्रेशन ऑब्जेक्शन देंगे और वो टाइमली पोस्ट हो जाएंगे उस जगह पर और उसके बाद उनको अगर आप मेल भी कर देते हो तो ये आर्बिट्रेशन जो ऑब्जेक्शन है आपका वैलिड है। उसके बाद भी अगर ये बार बार मेल करते रहते आप पुरानी पीडीएफ फाइल को चिपकाते रहो, ये आर्बिट्रेशन अवार्ड कर ही नहीं पाएंगे। और यदि आर्बिट्रेशन फिर भी अपॉइंट करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, जहां के माध्यम से आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। और वहां फिर सीधी सी गणित है कि छोटे मोटे लोन्स के लिए बैंक हाईकोर्ट के चक्कर नहीं काटती, वह जानती है कि यह इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है और उसके लिए लिटिगेशन व्यय भी होता है। तो साथियों, आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे था, जो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। यदि आपका कोई सवाल है इस मैटर में तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको जवाब देने की। और साथ ही एक बात कहूंगा कि यदि लोन डिफॉल्टर है और किसी विषम परिस्थिति के चलते लोन नहीं भर पा रहे ना, किसी कॉल बुक की जरूरत नहीं है, आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को पूरा विजिट करें। आपके हक और अधिकारों को लेकर कई वीडियो पोस्ट किए गए। इसके बाद भी बात करना चाहते तो कॉल बुक करवा सकते हैं। कॉल बुक में भी शाम को 6 बजे बात होगी, उससे पहले नहीं। यदि आपका लोन डिफॉल्ट से संबंधित कोई भी मामला है उसमें हम हमेशा आपको सलाह देते हैं कि आपको नियरेस्ट एडवोकेट से ही कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन किसी मैटर में यदि आप हमसे सजेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो आप कॉल बुक करवा सकते हैं। साथ ही ये कहूंगा, यदि आपका कोई चीर परिचित मित्र रिश्तेदार यदि लोन के दलदल में धंसा है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।